जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आपकी पुरज़ोर फरमाइश पे हमने 10th क्लास की जो बायोलॉजी है उसके लेक्चर सीरीज़ जो है उसका आगाज़ कर दिया है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो गैशियस एक्सचेंज पे है, चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आज हम रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों में फ़र्क देखेंगे और सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक और एनारोबिक में फ़र्क देखेंगे और फिर गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स कि पौधों के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है, कौन से पोर्स हैं कि जिनके ज़रिए से गैसों का तबादला मुमकिन होता है। और उसके बाद आखिर पे फूड फॉर थॉट के लिए आपके पास असाइनमेंट क्वेश्चंस कुछ मैं आपके पास छोड़े जाऊंगा, जिन पे आप ज़रूर सोचिएगा और इनके जवाब जो है वो निकालने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जैसे कि हमें पता है कि 25% जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे। तो ज़रूरी है कि हम इन सवालों को जो मैं लेक्चर के आखिर पे फूड फॉर थॉट के सेगमेंट में मैं छोड़े जाऊंगा हर लेक्चर में, तो उनको ज़रा गौर करें उस पर, और जब उनके जवाब मिल जाएं तो उन्हीं को अपने लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश करें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब पेपर के अंदर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उस पर अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं और वो जो जवाब है आपका मुदल्लल होना चाहिए और उसके आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आज लेक्चर शुरू करने से पहले आइस ब्रेकर है आपके लिए, और ये आइस ब्रेकर क्या है कि आपके लिए 2 सवाल हैं। पहला तो ये है कि हमें रात को दरख्त के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। दूसरा ये है कि क्या रात के वक्त दरख्त में भूत होते हैं। इसका ज़रूर जो है वो जवाब ढूंढिए या इस पे सोचिए और हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या वाकई ऐसा है, क्या ये मिथ है या इसमें कोई हकीकत भी है। तो आगे चलकर थोड़ी बहुत इस पे हम बात भी करेंगे, तो वहाँ से भी आप जो है इसका जवाब अखज़ कर सकते हैं। जी, अब ये है गैसियस एक्सचेंज और चैप्टर, और इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन जो है वो 2 लेवल्स पर हम स्टडी करते हैं। एक है इंडिविजुअल लेवल और दूसरा है उसी इंडिविजुअल का जो यूनिट है जिसको हम सेल कहते हैं, उस यूनिट लेवल पर यानी कि सेल लेवल पर। यानी कि एक इंडिविजुअल जो है उसका पूरा जो जिस्म है वो सेल से मिलकर बना है, जानदार का जिस्म सेल से मिलकर बना है। तो हमने रेस्पिरेशन दोनों सतहों पर देखनी है, सेल की सतह पे भी और इंडिविजुअल जो एक फ़र्द है उसकी सतह पे भी, एक मुकम्मल जो जानदार है उसकी सतह पे भी। रेस्पिरेशन जो है जब इंडिविजुअल की सतह पे होगी तो उसको हम उस लेवल पे हम उसको सिंपली रेस्पिरेशन कहते हैं, और जब सेल लेवल पे होगी तो फिर हम उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल और ए आर जिसके आखिर पे आ जाता है उस लफ्ज़ का मानी होता है का या की, वाला या वाली या के मुतालिक। तो इसका सेलुलर रेस्पिरेशन का फिर टोटल मानी ये हुआ कि वो रेस्पिरेशन जो सेल्स के मुतालिक है या सेल के अंदर हो रही है या सेल वाली है, वो रेस्पिरेशन। अच्छा, अब पहले हम ये इस पे बात करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे जो रेस्पिरेशन है किसी भी जानदार के अंदर वो कैसे होती है। ऑक्सीजन का जिस्म के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेना जानवरों और इंसानों के केस में, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और इसी गैसियस एक्सचेंज को समटाइम्स ब्रीदिंग भी कहते हैं। यानी कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज़ है, लेकिन रेस्पिरेशन एक टेक्निकल वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड है जो बायोलॉजी में जो है इस्तेमाल होता है, और ब्रीदिंग जो है एक कॉमन इंग्लिश का वर्ड है और इसका मानी भी यही है कि सांस को अंदर ले जाना और सांस को बाहर निकालना। तो जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो तब कहेंगे कि ऑक्सीजन को अंदर जिस्म के अंदर खींचना और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जिस्म से बाहर निकालना।
अब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसके 3 पॉइंट्स हैं। जो हम खुराक खाते हैं वो खुराक जो है वो हमारे हर सेल तक पहुंच जाती है। ये हमने नहम क्लास में 9th क्लास में हमने पढ़ा है। ये जहाँ पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा उसमें हमने इसको तफसीली पढ़ा था कि खुराक जो है जब जो हम खाते हैं वो हर सेल तक कैसे पहुँचती है। अब हम देखते हैं कि वो जो हर सेल तक खुराक पहुँच गई तो उसका जो पहला पॉइंट है सेलुलर रेस्पिरेशन में कि वहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं उस फूड मटेरियल से जो आए हैं उनको तोड़ा जाता है। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन। सेकेंड पॉइंट इज बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म की जाती है इनटू एटीपी। वो जो एनर्जी छुपी होती है उसको एटीपी की शक्ल में तब्दील किया जाता है। तो अब 3 पॉइंट्स हमने पे बात की है। एक तो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं। कैसे तोड़े जाते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन से। रिडॉक्स रिएक्शन क्या कौन से होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है, तो वो कहलाते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। और उसके बाद क्या है, इन रिडॉक्स रिएक्शंस का नतीजा क्या निकलता है? वो तीसरा पॉइंट है कि जो एनर्जी है वो एटीपी की शक्ल में ट्रांसफॉर्म कर ली जाती है, जो कि किसी भी जानदार के लिए यूजेबल है, उसको वो जानदार जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। जी, अब हम देखते हैं कि यही जो रेस्पिरेशन है ये 2 तरह की है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मानी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन मौजूद होती है तो उस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जब इस एरोबिक लफ्ज़ के शुरू में एन लग गया या कोई और वर्ड हो, ये हमेशा याद रखें कि जब कोई एक टर्मिनोलॉजी हो और उसके शुरू में ए लग जाए तो वो उसका उलट हो जाता है। जैसे चूंकि एरोबिक लफ्ज़ जो है ये वाउल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके शुरू में ए नहीं एन लगा है। तो एरोबिक के बाद क्या है? एनएरोबिक। तो एन जब इसके शुरू में लग गया तो उसका मानी उलट हो जाएगा। तो एरोबिक का मानी हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज यूज्ड। दिस O2 कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल रेस्पिरेशन, कि जो इंसान या जानदार जो है उसने ऑक्सीजन जो है अपने लंग्स में भरी, तो वो फेफड़ों से लंग से होती हुई खून में जाएगी और यही वाली जो ऑक्सीजन है ये हर सेल तक पहुंचती है और वहाँ पे जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है कि देयर इज़ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल। वहाँ पे जो फूड मटेरियल एक सेल तक पहुँचा है तो वो उसकी मुकम्मल ऑक्सीडेशन करवाई जाती है। और मुकम्मल ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। लेकिन जो प्रोडक्ट है वो क्या है कि एटीपी बनते हैं, एनर्जी जो है वो बनती है, जैसे कि हम पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं। और साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। यही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से जिस चैनल से ऑक्सीजन जो है वो हर सेल तक पहुंची है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस उसी चैनल के ज़रिए से फेफड़ों में पहुंचाई जाती है और फेफड़ों से जो है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। इट इज़ टेकन आउट और यू कैन से इट इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम बॉडी। ऑन द अदर साइड वी हैव एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इसके उलट है, और अगर हम यहाँ पे इसकी तफसीली बात करेंगे तो वो शायद लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो है हम क्लास 9 में बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। हाँ, आगे कहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन की कोई बात आती है तो हम ज़रूर इस पर डिस्कशन भी करेंगे। फिर है जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि पौधों के अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है। द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस, कि जो पौधे के जो पत्ते हैं और जो यंग स्टेम्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनके ज़रिए से जो गैसेस हैं वो अंदर भी दाखिल होती हैं और बाहर भी निकलती हैं।
और ये जो पोर्स हैं, ये जो सुराख, इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। और ये मौजूद कहाँ पे होते हैं? एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। आगे चलकर हम एपिडर्मिस की भी बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है जो अक्सर आता है पेपर में कि स्टोमेटा और स्टोमा में क्या फ़र्क है। स्टोमेटा जो है वो तो जो पूरी ओपनिंग है जिसके अंदर गार्ड सेल्स भी मौजूद हैं और वो सुराख जिसको हम स्टोमा कहते हैं वो भी मौजूद है। तो उस मुकम्मल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमा क्या है? स्टोमा इज एन ओपनिंग थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो वो सुराख है, वो पोर है जिसमें गार्ड सेल्स शामिल नहीं हैं, तो वो उसके अंदर से जहाँ से गैसेस इन और या आउट हो रही हैं तो उसको हम कहते हैं स्टोमा। तो पत्तों और यंग जिसको हम स्टेम्स कह रहे हैं, तो वहाँ जो स्टोमेटा के ज़रिए से पहली बात हमने देखी कि गैसों का तबादला या गैसियस एक्सचेंज इस तरह से होता है। अब दूसरी सूरत हाल क्या है जिनके ज़रिए से पौधे जो हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं? वो है लेंटिसल्स। अब लेंटिसल्स कहाँ पे होते हैं? ये भी पोर्स हैं, सुराख हैं, लेकिन होते कहाँ पे हैं? वुडी स्टेम्स में एंड मेच्योर रूट्स में। देयर आर सर्टन पोर्स आल्सो इन द लेयर ऑफ bark ऑफ प्लांट्स दैट आर कॉल्ड लेंटिसल्स। तो ये जो लेंटिसल्स हैं वो ख़ास पोर्स हैं जिनकी मदद से गैसों का तबादला होता है। उनको हमने एक नया नाम दे दिया है, वो क्या है? लेंटिसल्स। सिर्फ इन दोनों में फ़र्क ये याद रखना है कि स्टोमेटा लीव्स और यंग स्टेम्स में होता है, जबकि लेंटिसल्स जो हैं वुडी स्टेम्स और मेच्योर रूट्स में होता है। अब ये जो लेंटिसल्स हैं, ये जब आप इसकी माइक्रोस्कोप में हम इसको देखते हैं, इसकी डायग्राम, तो हमें देखने को मिलता है कि लेंटिसल्स आर स्लाइटली मोर रेज्ड। ये थोड़े से उभरे हुए होते हैं देन द जनरल सरफेस ऑफ द स्टेम। कि जो बर्ड से आपको छोटे छोटे महसूस होंगे जब आप उसकी डायग्राम, उसकी जो शक्ल है वो उसको देखेंगे। और उसके बाद क्या है कि ये दो तरीक़ों से, एक स्टोमेटा, दूसरा लेंटिसल्स, और तीसरा एक और भी है। आमतौर पर दो की ही बात होती है, स्टोमेटा और लेंटिसल्स, जबकि आपको बताएं तीसरी एक और चीज़ है जहाँ से पौधे जो हैं वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो ये हैं क्यूटिकल। इन यंग स्टेम्स एंड लीव्स सम गैसियस एक्सचेंज आल्सो अकर्स थ्रू द क्यूटिकल। अब उसने सम लिखा है, तो अब ये यानी कि कुछ, यानी कि मेन जो है वो स्टोमेटा और लेंटिसल से ही होती है, लेकिन कुछ जो है वो गैसियस एक्सचेंज जो है वो क्यूटिकल के ज़रिए से भी होती है। अब क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल एक लेयर है जो एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद होती है। अब यहाँ पे हम थोड़े रूट वर्ड्स की बात करते हैं। एपी का मानी होता है कोई भी चीज़ जो सतही हो, किसी भी चीज़ के सतह पे जो चीज़ पड़ी हुई हो उसको सतही के लिए लफ्ज़ है एपी। जहाँ पे भी लफ्ज़ एपी आएगा इसका मानी है जो सुपरफिशियल लेवल, यानी ऊपर वाली सतह जो है उसको हम, उसके लिए हम कहते हैं एपिड। और डर्मिस कहते हैं जिल्द को। तो एपिडर्मिस वो जो पत्ते के ऊपर एक तय है उसके ऊपर क्यूटिकल, जो एक चमकदार मादा सा उसके ऊपर होता है, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। और ये जो क्यूटिकल की लेयर है ये एक मटेरियल क्यूटन से बनती है जी। और ये हमारी लास्ट स्लाइड है और इसमें मैं आपके लिए कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस छोड़े जा रहा हूँ और इसी को हम फूड फॉर थॉट कहेंगे। इस सेगमेंट में हम देखते हैं कि आपके लिए क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ये जो लेक्चर सीरीज है इसको रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि बच्चों को एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से जो है वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं पढ़ा दिए जाएं, बता दिए जाएं, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आ जाता है कि जो नॉर्मल रूटीन में नहीं होता तो वो उसको टैकल कर पाएँ और उसको हैंडल कर पाएँ। तो शुरू में आपको आइस ब्रेकर भी दिया है, वो भी आपके लिए फूड फॉर थॉट है, आप उसके पे सोचेंगे। और ये जो है एंड पे जो फूड फॉर थॉट आपके लिए है इसमें 3 क्वेश्चन हैं। पहला ये है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन स्टोमेटल डेंसिटी एंड अ प्लांट्स एडेप्टेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। कि जो स्टोमेटा हैं अगर वो कम होंगे या ज़्यादा होंगे, और जो एनवायरनमेंट में प्लांट जो है अडेप्टेशन कर रहा है यानी कि उसके मुताबिकत पैदा कर रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप है। फिर क्या, कैन स्टोमेटा प्ले अ रोल इन
प्लांट रिस्पॉन्सेज टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आजकल एक बड़ा इशू है। ग्रीन हाउस गैसेज और क्लाइमेट चेंज पे बड़ी बात हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो हैं बढ़ रहे हैं और टेम्परेचर ज़मीन का वो बढ़ रहा है और मौसम तब्दील हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या स्टोमेटा उसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं या कोई बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं पौधे के लिए। फिर क्या, व्हाट इम्पैक्ट डू पॉल्यूटेंट्स और कंटेमिनेंट्स हैव ऑन स्टोमेटल फंक्शन एंड प्लांट हेल्थ। तो ये जो आलूदगी यानी कि हवा के अंदर मौजूद होती है, क्या इसके पौधे की सेहत पर कुछ असरात होते हैं? इन बातों पे सोचिए। और अब हम चलते हैं आइस ब्रेकर के जवाबात की तरफ। हमें रात को दरख्त के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए कि रात के वक्त जो है वो पौधा जो है, जो प्लांट है, वो गैसियस एक्सचेंज तो कर रहा होता है, लेकिन उलट। अब पौधा जो है दिन के वक्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करता है और ऑक्सीजन जो है वापस फिज़ा में छोड़ देता है। लेकिन रात को ये प्रोसेस जो है वो उलट हो जाता है। अब उसमें रात में क्या होता है कि इंसानों ही की तरह पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। तो ये एक मिथ है कि रात के वक्त अगर आप दरख्त के नीचे सोएंगे तो क्या होगा, आपको भूत चिमट जाएंगे। तो असल में इसके पीछे कहानी ये है कि पहले वक्तों में अगर हो सकता है कोई बंदा जो है एक घने दरख्त के नीचे सोया हो और उसके नतीजे में होता क्या है कि चूंकि प्लांट जो है, पौधा जो है, वो भी ऑक्सीजन ले रहा है और इंसान को भी ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। तो इंसान जो है, जो घने दरख्त के नीचे सोया हुआ, उसको प्रॉपर सांस नहीं आती, तो वह हड़बड़ा के उठता है। तो वहाँ से शायद ये बात जो है मशहूर हुई कि रात के वक्त जो है पौधों को, दरख्तों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। रात को जो है वो पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि दरख्त के अंदर जो है वो भूत होते हैं और भूत आ जाते हैं, तो इनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। तो ये एक मिथ है। तो असल बात जो है साइंटिफिकली हम अगर उस पर जब हम सोचते हैं तो वो ये है कि रात के वक्त ये जो प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज का उलट हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे के नीचे अगर उसकी कैनोपी बड़ी है, उसकी छाँव बड़ी है, तो वहाँ क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन बढ़ जाती है एंड ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि दोनों जो हैं वो ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं या उसको इनटेक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज का जो ये लेक्चर है ये भरपूर रहा। हमें कमेंट्स में बताइएगा कि ये जो सवाल हैं, ये आइस ब्रेकर है या फूड फॉर थॉट, ये आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। और मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। वस्सलाम।